नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आप सभी का स्वागत है। लगभग 22 साल पहले 1999 कारगिल कोई नहीं भूला है। देश का हर बच्चा बल्कि यूं कहें कि तब जो बच्चे थे आज वो जवान हो गए हैं, और जो जवान थे वो अधेड़ और बुजुर्ग की श्रेणी में पहुंच गए हैं। लेकिन एक एक लम्हा याद है, चाहे वो देश की सीमा पर खड़ा हुआ सिपाही हो या फिर देश के भीतर रह रहा एक आम नागरिक। मुझे याद है जब हम ट्रेन से जाते थे तो रेलगाड़ियां जैसे ही स्टेशन पर पहुंचती थी, देश के वीर जवानों के याद में शान से भारतीय तिरंगा लहराता हुआ नजर आता था और शान में गाने बजते थे। कारगिल का पूरा वाकया क्या है, आज भी हमारे दर्शकों को ये जानने की जरूरत है कि आखिर हमारा दोस्त बनने का नाटक करने वाला एक पड़ोसी, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसने कैसे हमारे पीठ पर छुरा भोंका। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी। कैप्टन, जय हिंद। जय हिंद। कैप्टन अखिलेश, मुझे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं तब पत्रकारिता में था और मैंने नजदीक था पूरा। लेकिन जो उस समय वहां हुआ, जिसे आपने जिया, द्रास कारगिल में आपको तैनात थे, आप उस टुकड़ी में थे, आप उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। यू वाज लीडर ऑफ दैट टीम जिसने हमारी उस पहाड़ी को अपने कब्जे में लिया जो दुश्मनों ने हथियाने की कोशिश की थी। उसको आपने लोहे के चने मुंह में नहीं डाले, पता नहीं कहां कहां डाले। अगर आप बताएं तो उस दिन का वाकया क्या था? तो अभी ये लड़ाई आज से 23 साल पहले लड़ी गई थी, बट हाँ, मेरे जहन में, जैसे आपने भी बोला, बहुत लोगों के जहन में बिल्कुल फ्रेश होगा, ऐसा लगता है जैसे कल का ही वाकया था। बट मैं बताना चाहूंगा, ये भारत के लिए, भारतीय फौज के लिए इंडिपेंडेंट के बाद की सबसे डिफिकल्ट लड़ाई थी। सबसे डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बाकी लड़ाइयों में दोनों फौजें आमने सामने होती है, इक्वल लेवल पे होती है। बस इस लड़ाई में पाकिस्तान ने साजिश करके, धोखे से षड्यंत्र रच के अपनी स्थिति ऐसी कर दी थी कि वो हमसे 95% ज्यादा पावरफुल था। उसने अपने सारे एडवांटेज अपने पास ले लिए थे और किस तरीके से, और वो इस लड़ाई के लिए 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे चोरी छुपे। तो शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए जस्ट मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, ये लड़ाई लड़ी गई थी JNK कारगिल जिले में, कारगिल, दराज, बटालिक, इन सब में। और एक लड़ाई का मेन मकसद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक NH1 है जो श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाता है। लेह लद्दाख में विंटर में सारी रोड्स ब्लॉक हो जाती है, इसलिए सारी स्टॉकिंग्स, आर्म्स, एम्युनिशन, फूड इस रोड के थ्रू जाता है 5-6 महीने में। और अगर आप इस रोड को ब्लॉक कर दो तो आपका विंटर में, और लेह लद्दाख में पूरी सप्लाई नहीं पहुंची तो आपका लेह लद्दाख आइसोलेट हो सकता है। और वही लार्जर गेम प्लान था कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर एंटायर लेह लद्दाख रीजन को इंडिया से अलग कर दें। वो अपनी साजिश में काफी कामयाब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, NH1 के साथ साथ जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां विंटर वेकेटेड पोस्ट है, राइट। इसमें इंडिया या पाकिस्तान की कोई भी आर्मी उस समय विंटर में नहीं रहती थी, क्योंकि विंटर में इन पोस्टों को मैनेज करने का खर्चा बहुत था, ये इकोनॉमिकल रीजन था। इसलिए विंटर में दोनों फोर्सेस नीचे आ जाती थी और समर में फिर चढ़ जाती थी। 1998 के विंटर में जब दोनों, पाकिस्तान नीचे उतर गया, इंडिया की फोर्सेस भी अपनी अपनी पोस्टों से नीचे उतर गई। उसके बाद पाकिस्तान ने यह षड्यंत्र किया जिसकी वो लोग पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को बिल्कुल वाइट सफेद कपड़ों में, जिससे बर्फ के अगेंस्ट वो सैटेलाइट से नहीं आए, छोटी छोटी टुकड़ियों में 2-2, 4-4 लोग ऊपर भेजना शुरू कर दिया। और जब तक हम लोग समर में दोबारा वहां पहुंचने के लिए तैयार हुए, सारी पहाड़ियां पाकिस्तान कैप्चर कर चुका था। हजारों पाकिस्तान से सैनिक सिविल कपड़ों में, ट्रैक सूट्स में इन पहाड़ियों पे कब्जा कर चुके थे। पहाड़ों की लड़ाई में हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो पीक पे पहुंच गया, चोटी पे, वो 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। पत्थर भी फेंकेगा, कैजुअल्टी हो जाएगी। उन्हें पता था इंडियन फोर्सेज आएंगी तो इंडिया की तरफ से आएंगी। रास्ते पे उन्होंने माइन लगा दी। टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। सांस लेना भी डिफिकल्ट था, एक एक कदम चलना डिफिकल्ट था। और ऐसे में हमें यह टास्क था कि ना केवल हमें पहाड़ियां खाली करानी है, बल्कि बहुत जल्दी करानी है, जिससे कि हम दुश्मन को खदेड़ सकें अपनी सीमा से
और NH1 को बिल्कुल फ्री कर सके। सो टास्क बहुत डिफिकल्ट था। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, जीतने के चांसेस 2% भी नहीं थे, क्योंकि दुश्मन के पास सब एडवांटेज थे, और ऊपर से वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स और पीछे पाकिस्तान की आर्टिलरी से लगातार फायर हम लोग के फौज के ऊपर ला रहे थे। इनफैक्ट टोलोलिंग उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। अगर आप लोगों को आज भी याद होगा, टोलोलिंग और टाइगर हिल दो सबसे बड़ी पोस्ट थी। टोलोलिंग फ्रंट पोस्ट थी, जिसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक अंदर तक घुस आए थे, और वो NH1 के जस्ट ऊपर थी। उसको वो अपना फोर्ट भी बोलते थे, और उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि किसी भी तरह इंडिया उन्हें इस पोस्ट से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि लास्ट के 300 मीटर ये जो चढ़ाई थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, लाइक 85 to 90 डिग्री ग्रेडियंट, और आप रस्सी या उसके बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। और उस पूरे रास्ते पे माइन बिछा रखी थी, पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का मुंह वहां पे था। तो 2-3 अटैक फेल हो चुके थे। हमारे एयरफोर्स ने भी कोशिश करी नीचे आके बम गिराने की, बट उन्होंने स्टिंजर मिसाइल रखी हुई थी, और उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को उन्होंने शूट कर दिया। जब राजपुताना राइफल को ये टास्क मिला, तब हमने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए, हम ये पहाड़ी जीत के रहेंगे, क्योंकि अब ये सवाल देश की इज्जत का था। ये सवाल था उन 130 करोड़ भारतीय लोगों का, जिनकी आशाएं थी हमसे कि इस बार हम दुश्मन को अपनी भूमि से खदेड़ देंगे। हम सब ने केसरिया बाना पहना। केसरिया बाना इस बात का प्रतीक है, अगर आपको याद होगा, पहले राजपुतानाओं में लड़ाई होती थी कि या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे, और हर किसी ने ये बाना पहन के ये एक लक्ष्य लिया, एक शपथ ली कि हम जीत के ही वापस आएंगे, वरना हम वापस नहीं आएंगे। तो बाकी जो ऑफिसर्स थे, चाहे मैं हूं, मेरे साथ विक्रम बत्रा थे, कैप्टन विजयन थापर थे, मेजर आचार्य थे, लेफ्टिनेंट कीशिंग थे, मेजर गुप्ता थे, हम सब ने अपने जवानों से बोला कि शायद हम तुम्हें कुछ और नहीं दे सकते, लेकिन एज ए ऑफिसर हम मिडिल में नहीं रहेंगे। नॉर्मल ड्रिल के हिसाब से ऑफिसर मिडिल में रहता है कमांड कंट्रोल के लिए, बट ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो हम फ्रंट से लीड करेंगे, और पहली गोली आएगी तो हमें लगेगी जिससे पहले कि किसी और को लगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट लड़ाई थी, लेकिन हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे, चाहे हमें अपनी जान ही देने पड़े। इनफैक्ट हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके थे कि शायद हम इस लड़ाई से वापस नहीं आएंगे। मेरी 1 महीने पहले शादी हुई थी, और हमने सब ने लेटर्स लिखे अपनी फैमिली को कि अगर हम नहीं आए तो ये मेरा लास्ट लेटर होगा। आर्मी में एक ट्रेडिशन होता है, जब आप सुसाइडल मिशन टाइप के अटैक के लिए जाते हो और आपको पता है कि शायद आप वापस नहीं आओगे, तो वो लेटर आपके बॉक्स में बंद हो जाता है, और वो अगर आप नहीं आते, अगर आप आते हो तो आप उस लेटर को फाड़ देते हो, अगर आप नहीं आते तो वो बॉक्स आपके घर जाता है, और आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली को जब वो लेटर मिलता है, तो उसमें पहला सेंटेंस यही होता है, जब आपको लेटर मिलेगा तब मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, शायद मैं इस धरती पे नहीं होऊंगा, बट आप अफसोस नहीं करना, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए, जिस काम के लिए मैंने अपनी जान दी है, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो हर किसी इंडिविजुअल जो एम होता है उससे कहीं ज्यादा एक पूरे देश के लिए है, जिस चीज की हमने प्रतिज्ञा की थी। तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया। लगातार कई नाम लिए जो हमारे बीच नहीं है, जो अमर शहीद और उनके परिवारों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के दिन हम उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे लिए, देश के लिए कुर्बानी दे दी। कैप्टन अखिलेश, अगर आप बताएं, आखिर उस दिन ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे विजय पताका लहराई? तो जब ये सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया था कि ये तो मेंटली मोटिवेट करने अपने जवानों को किया, इसके अलावा पिछले 2 उससे हमारी आर्टिलरी की गन सारी नहीं पहुंच पाई थी। इस अटैक से पहले हमने अपनी आर्टिलरी को कंसंट्रेट किया, और मैं 120 आर्टिलरी गन, हैवी आर्टिलरी गन, जिसमें बोफोर्स भी थी, 105 भी थी, उन सबका फायर हम एनिमी के ऊपर लगभग हमने 5-6 बजे से करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपना थोड़ा नीचे बंकरों में जाए, और हमारे इन्फेंट्री की हम लोग जो ट्रुप आगे लीड कर रहे थे उनके ऊपर डायरेक्ट फायर ना कर सके। जब हम चलना शुरू किया, हमने अपने जो पीछे रक्सैक था उसमें हमने केवल गोला बारूद, गोलियां और राइफल की चीजें, केवल वेपन और हथियार लिए। हमने खाना पानी सब कुछ निकाल दिया। क्यों? क्योंकि शायद खाना ना मिले 2 दिन हम सरवाइव कर सकते हैं, पानी ना मिले शायद हम 3-4 दिन सरवाइव कर जाएं, लेकिन अगर गोलियां खत्म हो गई
तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा जीतने का। तो कमांडो ट्रुप ने सब कुछ निकाल दिया था, केवल गोली बारूद और एक हौसला, 130 करोड़ इंडियन का आशीर्वाद और उनका हिम्मत हमारे साथ थी कि हमें फतह करना है। 6 बजे हमने ये अटैक फिर ऊपर चढ़ना धीरे धीरे शुरू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पाकिस्तान ने माइन लगा रखी थी, हमें उससे सावधान रहना था। पाकिस्तान की लगातार गोलाबारी हमारे ऊपर आ रही थी, जिससे हमें बचना था। और एक तरफ से मेजर विवेक गुप्ता लीड कर रहे थे। हम बहुत पास तक पहुंच गए थे बंकर के, तो मेजर विवेक गुप्ता की डेथ हो गई और वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन पूरी टू राजपूताना राइफल ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया, जबकि और जोश आया कि हम किसी भी तरह अपने ऑफिसर की मौत का बदला लेंगे। और अगले दिन मॉर्निंग में 13 जून की मॉर्निंग को इंडिया का झंडा टोलोलिंग के ऊपर फहरा दिया गया। वो एक टर्निंग पॉइंट था, पूरे कारगिल की लड़ाई था, बिकॉज पाकिस्तान को लगता था कि हम वो पीक उससे नहीं छीन सकते, बहुत ही डिफिकल्ट थी वो। जिस दिन हमने वहां पे फतेह हासिल की, पाकिस्तान के हौसले टूटने लगे और फिर एक के बाद एक हमने विजय हासिल करी। कौन से ऐसे साथी हैं या कौन से ऐसे शहीद मित्र हैं जो जिनकी बातें उस समय कही हुई याद आती हो, या उन्होंने कोई एक चुटकुला मार दिया हो, यारा चल? तो बहुत, आई थिंक मेरे ये जो साथी थे, ये एक तरह से जब गए तो मेरी जिंदगी का एक पार्ट, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा उनके साथ चला गया। और आप सिचुएशन देखिए, जब हम अटैक के लिए जा रहे हैं, जैसे हमें पता चला मेजर विवेक गुप्ता वीर गति के लिए प्राप्त हो गए, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते। हम एक क्षण के लिए वो अफसोस भी नहीं मना सकते, क्योंकि अगर हमने एक क्षण की और देरी की तो एनिमी हमारे ऊपर और गोलाबारी करेगा। तो अपने इस दुख को हृदय में छुपा के हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं 2-3 वाकया शेयर करूंगा। जैसे मेजर विवेक गुप्ता थे, जब वो लीड कर रहे थे टोलोलिंग का अटैक, एक दिन पहले जब हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और हमने कहा था हम कोई खाना नहीं ले जाएंगे, कोई पानी नहीं ले जाएंगे, जीतेंगे फिर खाएंगे, उन्होंने बोला कोई चिंता नहीं, 2 दिन हम बिना भूखे प्यासे लड़ेंगे और जब चोटी पे पहुंचेंगे और फिर हमारा खाना लेके आना, मतलब जो रीइंफोर्स लेके आती है, हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन शायद हम चोटी पे पहुंचे, लेकिन हमारे साथी मेजर विवेक गुप्ता हमारे साथ नहीं थे। तब हमें, और हमारे साथ खाना भी नहीं था और हमारी रीइंफोर्समेंट भी डिले हो गई थी, तो हमें एनिमी के किचन पे रेड करनी पड़ी और पाकिस्तान का लूटा हुआ खाना, चाहे वो उनका हलवा था या उन्होंने बिरयानी रखी थी, ड्राई फ्रूट्स रखे थे, हमें वही खाना पड़ा और अपने जवानों को भी उसी से जिंदा रखना पड़ा जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाई। दूसरा मुझे विक्रम का याद है, विक्रम बत्रा का। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब जायज और है। ये तो जंग में हाथ गाड़ी था, इसके तो घर में घुस के खाना चाहिए था। Yes. वही आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुझे विक्रम का याद है, जैसे विक्रम एक बहुत ही जोश वाला, जज्बे वाला ऑफिसर था, हर समय पॉजिटिव एनर्जी से था। जब हम लोगों ने टोलोलिंग को कैप्चर कर लिया, जो उसके पीछे अगली पीक थी 0.5140, वो कैप्टन विक्रम बत्रा का टास्क था। तो 14 तारीख को वो हमारे पास आ गए थे और हम उन्हें पूरा गाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट, क्योंकि टोलोलिंग हमने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा ने पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप लोगों ने, टू राजपूताना राइफल ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, और उसको भी उससे और जोश मिला कि आप लोगों की तरह हम भी अगली पीक पे विजय हासिल करेंगे। तो मैं विक्रम को समझा रहा था, वो मेरा दोस्त था, मेरा जूनियर था, कि विक्रम आपको एनिमी से सावधान रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमी है जो हर कदम पे आपको धोखा देगा। हर कदम पे ये उन फौजों में नहीं है जो सिद्धांत के साथ लड़ाई करते हैं, ये आपको हर मौके पे धोखा दे सकते हैं। और किस तरह की वो टैक्टिक्स यूज करते हैं, किस तरह उन्होंने रास्ते में माइन लगा रखी है, किस तरीके से वो आपको डिसेप्शन करेंगे। इनफैक्ट वो लोग अपने स्नाइपर को अपनी पोस्ट से अलग भेज देते हैं कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान उनकी पोस्ट पे है, बट जो स्नाइपर होता है वो कहीं और से फायर कर रहा होता है। तो मैं विक्रम को बता रहा था कि विक्रम अपनी टुकड़ी में स्नाइपर के लिए बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों की कई कैजुअल्टी जो स्नाइपर कहीं अलग छुप के बैठे थे उनकी वजह से हुई है। तो विक्रम ने मुझे एक डायलॉग बोला था जो मुझे आज तक याद है। उसने बोला, सर आप लोगों ने जीत हासिल की है, जीत तो हम हासिल करके रहेंगे, और जहां तक स्नाइपर की बात है, अभी तक कोई ऐसी गोली नहीं बची है बनी है पाकिस्तान में जो कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए, जिस पे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिखा हो। तो बहुत जोश टाइप था विक्रम, और मैंने उसको बोला कि विक्रम जोश हमेशा रखना, बट उसके साथ साथ अपना होश भी रखना।
खैर कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी 0.5140 पे विजय हासिल की और उसके बाद हम सब नीचे आए थे। बरखा दत्त भी हमारे साथ थी, बहुत मीडिया वाले हमारे साथ थे जब ये स्लोगन दिया था, ये दिल मांगे मोर। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए, हम पूरी पाकिस्तान को यहां से खदेड़ देंगे। तो ये कुछ वाक्य हैं जो हमेशा मेरे जहन में आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुए हैं। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अपने घरों में रजाइयों में सोना बहुत आसान है, क्रिकेट मैच की कमेंट्री पर अपनी कमेंट्री का तड़का लगाना बड़ा आसान है। सरहद पर जो सिपाही खड़ा है उसकी फोटो देख करके लाइक या ट्वीट या रीट्वीट करना बड़ा आसान है। अगर जज्बा चाहिए तो वो एक अग्निपथ पे चलने वाले अग्निवीर का चाहिए। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आपने, आपके अंदर ना सिर्फ वो जज्बा है, आपने उस टीम को लीड किया, आपने भारत के इस तिरंगे को, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आपके साथ रखा हुआ है और मेरे साथ भी रखा हुआ है। यस, हम ये तो इसको मेरा सलाम अभिमान। करते हैं, पे को सलाम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा जब आप खड़े होंगे तो इस देश का हर युवा आपके साथ खड़ा होगा, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जय हिंद। जय हिंद।